नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सदैव और सतत अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, वो कितनी बड़ी अभिशाप है इस देश के लिए, वो पिछले 8 महीनों से यूट्यूब के माध्यम से बताने की कोशिश ये भारतीय अवाम ताकत दल कर रहा है। चीन के भी मामले में कुछ ऐसे दृष्टांत हैं जो कि अपने मुल्क को बताना जरूरी है कि कितनी गद्दारी इसने इस जेएनपीसी ने की है। नेहरू के अलावा, नेहरू तो जो गद्दारी किया ही है, उसके अलावा जेएनपीसी ने कितने किया है। तो सन 62 के बाद जो है, एक तो जो संसद का प्रस्ताव या संसद की जो प्रतिबद्धता थी कि जो जमीन जो है अवैध रूप से जीत ली गई थी अपने दुश्मन चीन के द्वारा, उससे एक इंच जमीन वापस लेनी है, इस संसद की प्रतिबद्धता है। और इस प्रतिबद्धता का इस गद्दार जीएनपीसी ने एक बार भी इसने नाम नहीं लिया। जरा इस हर चीज़ को हमारे भारतीय भाई बहन जो भी इस ट्यूब को देखते हैं बड़ा गौर से देखें और जो समझ सकते हैं जरूर समझें और अपने उन गरीब भारतीय भाई बहनों को, उन रेहड़ी पटरी भारतीय भाई बहनों को, उन मजदूर भारतीय भाई बहनों को, उन दिहाड़ी मजदूर भारतीय भाई बहनों को, छोटे छोटे कारीगर भारतीय भाई बहनों को, उनको भी समझाएं कि ये मुल्क के लिए कितनी खतरनाक है। ये छोटी छोटी बातें जो बताई जा रही हैं ये सब लोग जानें, इसलिए कि अधिकतर उन्हीं तबकों से उन्हीं को बहला के फुसला करके कुछ झांसा दे करके, कुछ रेवड़ी फेंक करके वहीं से जो है वो वोट ले लेती है जीएनपीसी। तो उनको भी समझना बहुत जरूरी है। तो उसने मतलब जो संसद की प्रतिबद्धता थी कि भाई एक इंच जमीन वापस लेनी है और उस प्रतिबद्धता के लिए सभी सरकारें जो है बाध्य होती हैं, तो इस जेएनपीसी की सरकारों ने एक बार भी उसका नाम नहीं लिया। और जो ये मीडिया जो है, जैसा कि मैंने पिछले कई एपिसोड के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि इसी जीएनपीसी के जो टाउट्स रहे हैं, जो चमचे रहे हैं, उन्होंने ही ये जो है काफ़ी इस तरह की मीडिया को स्थापित किया हुआ है। तो वो भी इस जीएनपीसी के जो गद्दारी के जो माने मुल्क के खिलाफ जो गद्दारी के कारनामों को बिल्कुल छिपाते रहे, ढकते रहे हैं। नाम के लिए भले कुछ कहते हैं, जैसे इसी विषय में एक बार नाम के लिए उन्होंने पूछ लिया कि साहब क्या संसद की ऐसी कोई प्रतिबद्धता थी
तो प्रणब मुखर्जी था उसमें, अब राष्ट्रपति हो गया तो लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो मुल्क के अभिशाप है, चाहे राष्ट्रपति हो जाए चाहे कोई भी हो जाए, मुल्क जो है वो सबसे बड़ा है। यही चीज़ सबको समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री के रूप में कोई भी हो, जिसने मुल्क के लिए खतरा है तो खतरा है, तो ये विदेश मंत्री के रूप में यही प्रणब मुखर्जी कह रहा है। उसके जवाब में जब उससे पूछा गया कि विदेश मंत्री महोदय बताइए कि क्या संसद की कोई ऐसी प्रतिबद्धता है कि जो सन 62 में दुश्मन चीन ने हमारे भारत की भूमि जो है वो अवैध रूप से ले लिया है, तो उसको वापस लेने की कोई संसद की कोई प्रतिबद्धता है? इसका वो जवाब ही नहीं दिया। उसके जवाब में कह रहा है कि हम लोग चीन से संबंध जो है ईंटा दर ईंटा के ऊपर ईंटा रख करके बना रहे हैं। उसके ईंटा दर ईंटा संबंध बनाने का मतलब ये था कि अपने देश को चीन का हवा खड़ा करके कि चीन बहुत ताकतवर है, फलाने है ढिकाने है, अपने देश को डरवाना। और यही नहीं, जो नेहरू ने तिब्बत गवाया नहीं, बल्कि अपने दुश्मन चीन को, गंवाना अलग होता है, अपने दुश्मन चीन को दे दिया। और फिर जो है 37 या 38 हजार वर्ग मील अक्साइज चीन सहित और दे दिया। और फिर इस जेएनपीसी, और जब तक जेएनपीसी माने सत्ता में रही तब तक वो घुसते गए। क्यों? कि जो सीमा लगती है वो से चीन से, जिसकी लंबाई लगभग 3,500 किलोमीटर है, एक रोड नहीं बनाया। यानी सन 62 वाली स्थिति बिल्कुल बना के रखी कि वो जितना चाहे वो घुस जाए। और घुस भी गए तो 8-10 हजार वर्ग मील जो है वो और घुस गए। अब जरा सोचिए कि जो तिब्बत दे दिया अपने दुश्मन चीन को, 38-39 हजार वर्ग मील और दे दिया अपने दुश्मन चीन को, और 62 के बाद जो है 10,000 वर्ग मील और घुसवाया उस चीन को। उससे ये चैनल वाले कहलवा रहे हैं कि मेरा ये फिंगर पॉइंट, मेरा वो फिंगर पॉइंट, मेरा ये फिंगर चला गया है। इनकी मानसिकता को पहचानिए। अब इसी में एक वीडियो और कि किस तरह की मानसिकता, नज़रिया ये जेएनपीसी तो मैंने बहुत खतरनाक थी। हम सभी का नज़रिया भी इसने जो है जो कि समाज के हित में नहीं है, वो नज़रिया भी ठूसा हुआ है हमारे आपके दिमाग में। तो वो नज़रिया, दृष्टिकोण ये गद्दार टीवी चैनलों का कि उससे नहीं पूछ रहे हैं कि भाई कि तुम्हारे नेहरू ने तिब्बत को दे दिया, 38-39 हजार वर्ग मील और दे दिया, परमानेंट सीट दे दिया, और तुमने जो है चीन को 62 के बाद और घुसवा करके 10,000 वर्ग मील और दे दिया। वो किस अधिकार से ये पूछ रहे हैं कि वो दे दिया? ये वही चीज़ है। बिल्कुल दिमाग में रखिए कि कोई ये समझ में नहीं आता है तो इस उदाहरण को कहना ही पड़ेगा कि जो एक अरबों की डकैती करने वाला डाकू है, उस डाकू को मंच पर बिठा करके वो डाकू से कहलवाया जा रहा है कि डाकू कह रहा है कि देखो भाई, जो 10 रुपये का नुकसान हो गया है चोरी से, यानी उसको देखो। कौन कह रहा है? डाकू। कौन डाकू? जो कि अरबों रुपए की जिसने डकैती डाली है। 50 रुपये की यानी जो है वो चेन छीनी गई है, उसको देखो। वो डाकू कर रहा है। डाकू क्या कर रहा है
₹10 की जो चोरी हुई है उसको देखो, ₹50 की जो चेन छीनी गई उसको देखो, ₹100 का जो पॉकेट में मारा गया उसको देखो, इत्यादि। किसके मुंह से? वो डाकू जो कि अरबों रुपया की डकैती किया है। तो जो इतनी बड़ी डकैती किया है उससे ये उपदेश दिलवाते हैं गद्दार टीवी चैनल जो है, उस गद्दार जीएनपीसी के राहुल और गद्दार जीएनपीसी के गद्दार राहुल और गद्दार सोनिया और सबसे। ये नजरिया देखिए सबका, समस्या यहीं पर है। फिर वो डरवा करके चीन का, मैंने चूंकि भारत एक जो कि आबादी बहुत ज़्यादा है तो बहुत बड़ा बाजार है, तो चीन के माल बिकने के लिए भारत के बाजार का दुरुपयोग करवाई इस जीएनपीसी ने। यानी वो माल बनाते गए और ये अपने भारत के बाजार में जीएनपीसी बिकवाते रहे और हुआ खड़ते गए कि वो चीन बहुत ताकतवर है। ये बिल्कुल सिद्ध है। जरा सभी भारतीय भाई बहन जान लें कि भारत के लोगों की तरह जो है टैलेंटेड विश्व स्तर पर बहुत कम लोग ऐसे हैं। भारत के लोगों की तरह परिश्रम करने वाले विश्व स्तर पर बहुत कम लोग ऐसे हैं। भारत के स्थल सेना के मुकाबले में कोई सेना नहीं है विश्व में। अभी मारपीट हुई थी ना, उन्होंने धोखे से 20 को हमारे जवान शहीद हुए। जब जो उल्टा वार किया तो 20 के बदले 53 ही नहीं 160 और 250 मरे हैं और उनकी जबान बंद है, सारी काबिलियत है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिसको हम सर पे बिठाते हैं वो इस देश का सबसे बड़ा शत्रु है। ये तो अपराध हो रहा है हमसे आपसे। और ये जान करके कि जैसे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इसका जो समर्थन किया राहुल ने, तो उसको लोग वो वोट देकर के एमपी बनवा रहे हैं। उसके और भी एमपी जीत रहे हैं केरल से। करणी सेना भी वोट कर रही है। सारा दुखड़ा है। तो इस तरह की मानसिकता को पहचानने की जरूरत है और पहचान करके उस मानसिकता को नष्ट करने की जरूरत है, ध्वस्त करने की जरूरत है। तभी कुछ कल्याण संभव है। इसके अलावा जब ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी से ये सब बैठकें करते थे। सारी इस देश की माने बहुत ही संवेदनशील खुफिया रक्षा से संबंधित और देश की जो है वो गुप्त क्या सूचनाएं जो है वो दिया करते थे। इतने बड़े गद्दार। और वहाँ से अब फंडिंग भी आती थी। राजीव गांधी फाउंडेशन, फलाने फाउंडेशन, ये फाउंडेशन रिश्वत में। और इसीलिए राहुल जो है जब डोकलाम के मुद्दे पर उस दुश्मन नंबर 1 चीन के साथ तनातनी युद्ध ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो रात के 12 बजे जो है चोरी छुपे मिलता है। इसलिए मिलता है कि कुछ और पैसा दो ताकि हम और गद्दारी करें भारत के खिलाफ और तुम्हारे पक्ष में, चीन के पक्ष में। ये सारी बातें पूरे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन उसको गौर से समझें। तो ये उसकी गद्दारी है। लेकिन ये सारी बातों के अलावा हमारे मोदी जी इतनी खतरनाक संगठन को, जिसको तुरंत जो है समूल समाप्त करना चाहिए, देशभक्ति का तकाजा कहता है,
उनके राष्ट्रवाद का जिस राष्ट्रवाद पर वो वोट लेके आते हैं, सत्ता पर बैठे हुए हैं, उसका तकाजा कहता है कि इस तरह की शक्तियों को एक सेकंड में भी भारत की भूमि पर नहीं होना चाहिए। उसको समाप्त करिए। समाप्त कैसे किया जाए, ये उनकी प्रधानमंत्री के रूप में उनकी अकल होनी चाहिए। यदि अकल नहीं है तो भारतीय वाम ताकत दल को सौंप दे, वो तुरंत करके वो दिखा भी देगा। लेकिन ये सब के बाद वो उसकी रक्षा कर रहे हैं, आरएसएस के इशारे पर उसके सारे पापों को धुल रहे हैं, उसकी छवि को निखार रहे हैं, उनको पाल रहे हैं और उनके आगे घुटने टेक रहे हैं। सब किसके लिए? कि यदि वो रहेंगे तभी उनको दिखा करके इनको वोट मिलेगा। कितनी खतरनाक और देश के खिलाफ गद्दारी वाला ये घिनौना ये कर्तव्य है। तो आइए अब उस पर थोड़ा विचार विमर्श कर लेते हैं कि किस तरह के नजरिए को पनपाया गया हमारे आपके दिमाग में। पहला, और ये नजरिया वो जानबूझ करके, इसलिए कि बगैर ये नजरिया हुए इतने यानी देश के शत्रु जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको वोट मिल नहीं सकता। उनको पता है कि यदि हमारे देश के लोगों में देशभक्ति का जज्बा हो तो इनको वोट देना तो बहुत दूर, इनको तुरंत देश के लोग वो भगा दें भारत से। तो इसलिए लोगों में देशभक्ति का विचार न हो, जज्बा न हो, और हो भी तो वो एक पाखंड के रूप में हो, प्रदूषित और जो हो वो प्रदूषित रूप में हो, और कई पाखंडी जो है वो इस तरह से जो प्रकरण है उनमें फंसा हुआ हो। जैसे ऊंचे मंचों से भाषण दे दिया, ऊंचा भाषण दे दिया और जोशीला भाषण दे दिया, उसको ये बोलते थे कि ये देशभक्ति है। और कभी सम्मेलन का जो है वो आयोजन कर दिया, कवियों ने कुछ गाना वाना गा दिया, मुशायरा करवा दिया, कुछ शायरों से शायरी करवा दी, किताबों में लिख दिया, बस। लेकिन जो करना है आचरण जो मन में है वहां से वो गायब है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था कि किसी कार्य को संपन्नता तब मिलती है जबकि मनसा वाचा कर्मणा, मन में भी वही हो, हमारे कर्तव्य में भी हो और हमारी जवान में भी हो। तो जवान से तो बहुत बोलते रहे पाखंड के रूप में, लेकिन इनके कर्म से, इनके मन से वो देशभक्ति लगभग शून्य होती। इस तरह का नजरिया इन सबों ने पनपाया, विकसित करवाया। दूसरा, व्यक्तिगत स्वार्थ। अमूमन अपवाद छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत स्वार्थ आज हम सभी में कूट कर भरा हुआ है। जैसा कि पिछले कई एपिसोडों के माध्यम से बताया गया है कि जिस देश के लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ भरा हो उनमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती और अवाम परस्ती आ नहीं सकती। यह एक दूसरे के एक्सक्लूजन है, यानी एक रहेगा तो दूसरा रह नहीं सकता, और दूसरा यदि रहना है तो पहले वाले को रहना शून्य है। तभी तो ये एक दूसरे के एक्सक्लूजन है। तो स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ कूट भरा हुआ है। और ये व्यक्तिगत स्वार्थ जब डिलीवरी सिस्टम
मतलब कि जो जनता को जो सेवा देने वाली संस्थाएं हैं या जो संस्थान हैं वो चरमराई हों। चरमराई से मतलब कि पक्षपात पूर्ण हो, भ्रष्टाचार से वो ग्रसित हों, निकम्मापन और हरामखोरी से ग्रसित हों, और रसूख वालों, गुंडे, दादाओं, माफियाओं के प्रभाव की जकड़न में हो, और कोई काम जो कि आपका स्वतः एक आध दो दिन में हो जाना चाहिए उसके लिए 20 चक्कर, 20 दिन दौड़ा दौड़ी, पैसे खर्च हो रहे हैं, परेशानी अलग से। तो इस तरह के तो इस तरह से जो यदि वो प्रणाली बिल्कुल चरमराई हुई है उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ का बाजार और गर्म हो जाता है। वही चीज जो है बिल्कुल वो बिल्कुल जानबूझ की गई है कि हमारे देश के लोग और जो है व्यक्तिगत स्वार्थी हो जाए, और व्यक्तिगत स्वार्थी रहेंगे तो देशभक्ति आ नहीं सकती। देशभक्ति जब आ नहीं सकती तो फिर यदि हम कितनी भी मुल्क के खिलाफ गद्दारी करेंगे तो कोई खास उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। हमको लोग तब भी वोट करेंगे। ये बहुत बड़ी एक डिजाइन है, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। और इसके आगे देखिए, एक तरह का दृष्टिकोण यह भी पनपाया गया कि यदि आप ईमानदारी से और अपने परिश्रम से अपना जीवन बसर करना चाहते हैं, अपना जीवन निर्माण करना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक हैंड टू माउथ माने सिर्फ उस पर आप जीवित रह सकते हैं, हैंड टू माउथ है ना, और ना हैंड टू माउथ रहने को भी लाले पड़ सकते हैं, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन यदि आपको प्रोग्रेस करनी है, तरक्की करनी है, और दिन दूनी रात चौगुनी भी तरक्की करनी है, तो परिश्रम नहीं तिकड़मी बनिए, झूठ बोलिए, और सारी जो है चरित्रहीनता सीखिए। इस तरह के दृष्टिकोण को पनपाया गया। और ये आज हमारे भारतीय समाज के काफी तबकों में फैला हुआ है। जिन पर आप भरोसा करते हैं ना, ये नौकरशाही, यूपीएससी के प्रोडक्ट, आईएएस, आईपीएस, भले वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन और मैं भी उस बिरादरी में रहा हूं और बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूं, तो इनमें व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ अपवादों को छोड़ करके कूट करके भरा हुआ है। परम व्यक्तिगत स्वार्थी। इसीलिए तो ये यूपीएससी जो है इस देश के लिए अभिशाप है, बिकॉज इट इज चर्निंग आउट व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स। देश के प्रति डेडिकेटेड लोगों को नहीं पता करती हो। रिटायरमेंट के बाद भी बस पेंशन मिल रही है, यदि कहीं बैठ गए तो ड्राइंग रूम वो इंटेलेक्चुअल्स की तरह उपदेश देना, ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, बस। तो यह भी व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत एक बहुत बड़ा तबका है। वही हाल जो जुडिशियरी में वो लोग भी हैं, और भी जो तबका है, जो एकेडमिशियंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, टीचर्स, लॉयर्स, व्यक्तिगत स्वार्थ। और इसी की जो सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सबसे अधिक झूठ बोलने वाला और सबसे अधिक घटिया किस्म का व्यक्तिगत स्वार्थी,
वही लोग राजनीति को कब्जा किए हुए हैं। तो समझ जाइए कि अपना देश कितने खतरों के बीच में, ये खुदा ही इसको बचा रहे हैं। तो वो दृष्टिकोण की भाई ईमानदारी, परिश्रम वो किसी काम की नहीं है। प्रगति करना है, तरक्की करना है तो तिकड़मी बनिए, झूठ बोलिए, लोगों को धोखा दीजिए, विश्वासघात करिए, तब आप तरक्की कर सकते हैं। ये भी दृष्टिकोण को पनपाया गया। और ऐसे ही लोगों के दृष्टिकोण के बाजार में ये जो सबसे अधिक घटिया किस्म के व्यक्तिगत स्वार्थी, जनता से झूठ बोलने वाले, जनता को धोखा देने वाले, जनता के साथ विश्वासघात करने वाले, तिकड़मी भ्रष्टाचारी, इन्हीं बाजार में अपना स्वार्थ सिद्धि कर ले जाते हैं। तो ये पूरा जो ताना बाना है वो दृष्टिकोणों का है। भारतीय आवाम ताकत दल जगाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग जाग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग इस माहौल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी नमूना को बताया जा रहा है सिर्फ खास करके जीएनपीसी की ओर से और फिर ये बीजेपी की ओर से धमकियां मिल रही हैं भारतीय आवाम ताकत दल को। उनके बड़े नेता तो इस भारतीय एकता और भारतीयता के माहौल का सामना करने का नैतिकता है तो उनकी समाप्त हो गई है, और न वो सामना कर भी नहीं सकते। तो वो क्या है कि वो जो ये जो दल हैं जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, या बीजेपी, जो ये सब पाले रहते हैं हुडलूम्स या होलीगन्स, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, असामाजिक तत्व, हिंसक तत्व जो है, समझ लीजिए, उनको सिखा पढ़ा करके धमकियां वो दिलवा रहे हैं। और वो कोई कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन भाषा उसकी वही है, हुडलूम की, होलीगन की। कहता है कि ज्यादा फड़फड़ाना। अब इतनी बात 10 महीने 11 महीने से कही जा रही है कि भाई भारतीय एकता है, भारतीय माहौल है, सबको सभी लोग अपने भारतीय समझें। और यदि वकील अपने को कहता है तो भारत का संविधान कहता है कि हम सभी लोग भारतीय हैं। पूरी बात ये समझाई जा रही है सिर्फ भारतीयता के। ये उस वकील जो अपने को कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कह रहा है कि ज्यादा फड़फड़ाए ना। तो भारतीय आवाम ताकत दल ये भी बताना चाहता है कि यह उनका जो डिमिनर है, माने आंतरिक जो उनके सोच जो है, उसको दिखाता है कि उनका असली चरित्र यही है। ये माने घटिया किस्म के क्रिमिनल हैं, वो अपराधी हैं, वो चोंगा पाने हैं, पार्टी का चोंगा पाने हैं, बीजेपी का चोंगा पाने हैं, राष्ट्रवाद का, लेकिन है वो क्रिमिनल। इस तरह की जो भाषा वो बुलवाते हैं। तो इस तरह की जो क्रिमिनल सत्ता में रहेंगे और सत्ता को चलाएंगे, तो उनसे हम यानी हम देशवासियों को, हम आदरणीय भारतीय भाई बहनों को क्या मिलेगा? लेकिन सवाल वहीं पर रुकता नहीं है। सवाल आकर के यहां ठहरता है कि हम ही तो हैं उनको भेजने वाले। इसलिए जिम्मेदारी ये लौट करके हम भारतीय भाई बहनों पर ही अटिकती है कि हम मन में पहले सोचे कि हमारी गलती से वो जा रहे हैं, वो सत्ता पर बैठ रहे हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और हम उनके कुकर्मों को भोग रहे हैं। किस स्थिति में? मताधिकार का जो है अस्त्र अपने पास है, अस्त्र अपने पास है, और अस्त्र होते हुए भी भुगतने वाले हम,
और सत्ता का सुख और जो है वो यानी इस स्थिति का जो नारकीय स्थिति है उसको भुगतने वाले हम, और उसकी जो स्वर्ग वाली स्थिति है वो जो है इस समाज का जो सबसे माने गंदा तत्व है वो स्वर्ग वाली स्थिति में है। और किस विडंबना के साथ कि मताधिकार का अमोघ अस्त्र जो है अपने पास। तो इस विकट स्थिति को बड़ी गंभीरता से देखना होगा। लोग कहते हैं ना कि बस मुकदमा चलाइए, जेल में डाल दीजिए। इतने घुटे हुए आपराधिक किस्म का जो गैंग है जो कि राजनीतिक दलों के भेष में है, वो जेल वगैरह को उनको कुछ समझता नहीं है। जेल बेल तो उसकी मुट्ठी की चीज है, बाएं हाथ का खेल है। यदि वो डरेगा, मानेगा या सुधरने की बात करेगा या जो है तभी करेगा जब उसको पंग किया जाएगा, और पंग करने के बहुत रास्ते हैं। यदि मोदी जी को अकल नहीं है तो नमूने के तौर पर कुछ दिनों के लिए यदि व्यवस्था दे दें भारतीय जनता दल को तो दिखा देगा वो। तो खैर ऐसा वो क्यों करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ये विषय उनका है। लेकिन हर तरह से जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व जो है हम आदरणीय भारतीय भाई बहनों के कंधों पर आती है कि चूंकि भुगतने वाले हम आप हैं, आप लोग हैं, इसलिए वो भुगतने वाले भी हैं और मताधिकार का अमोघ अस्त्र भी आप ही के हाथ में है। इसलिए उत्तरदायित्व आपके कंधों पर है कि आप और करना क्या है। व्यक्तिगत स्वार्थ जो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी, शुरुआत यहीं से करनी है। कम से कम इस दृष्टिकोण का विकास करिए कि हमारी ही भलाई पहले हो। इस विचार को त्यागिए और इस विचार को आगे बढ़ाइए। लोगों की भलाई में अपनी भलाई है, इस तरह के विचार का प्रचार करिए। मुल्क की भलाई में अपनी भलाई है, इस विचार का प्रचार करिए। राष्ट्र की भलाई में अपनी भलाई है, इस विचार का प्रचार करिए। तो ये काम जो है बहुत महत्वपूर्ण क्या है। हमारा जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी है, इतना ज़्यादा लोग रिटायर्ड IAS IPS सेक्रेटरी हैं, रिटायर्ड जजेज हैं। यदि यही काम उठा लें कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास पेंशन भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, समय भी है, कम से कम यही कि भाई ये व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़िए और पात्र लोगों को चुनने का बिल्कुल मन में ठानिए। इतना ही वो लोगों को समझाने का लोगों में प्रेरणा देने का बीड़ा उठा लें तो जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, रिटायर्ड जजेज हैं, इस तरह से और भी लोग रिटायर्ड बौद्धिक वर्ग के क्षेत्रों में जो लोग हैं, उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये संदेश उनके लिए भी है और ये बहुत बड़ा काम है और बहुत जरूरी है। भारतीय जनता के दल अकेले ये कर लेगा, असंभव। ये सभी आपके सहयोग से ही संभव होगा। और ये मान चलिए कि हम सभी में ये कमी थी और अब ये कमी को दूर करने का यही मौका है। और इसीलिए सबका आधार है भारतीयता और भारतीयता आधारित राष्ट्रभक्ति। तमाम इस तरह के दृष्टिकोणों को धीरे धीरे जो है ध्वस्त करना होगा। व्यक्तिगत स्वार्थ सबसे पहले ध्वस्त करना होगा। राष्ट्र के हित में अपना हित, समाज के हित में अपना हित, लोगों के हित में अपना हित। इसमें टाइम जरूर लगेगा लेकिन ये वो जरूर है। और इसी से बाकी दृष्टिकोण जो है वो बनते जाए। तब यदि कोई कहेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तुरंत जनता ही उनको पकड़ करके बोलेगी कि इसको सेना के हवाले करो, इसका कर दो निपटारा।
मोदी की भी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उसको अदालती प्रक्रिया में वो उलझा दे। और यदि और कम्युनिस्ट वाले तो खैर वो इस देश से गायब रहेंगे। इस माहौल में कम्युनिस्ट वाले भी गायब रहेंगे और जेएनपीसी के लोग भी बढ़िया बिस्तर बांध करके भाग गए होंगे, वही इटली वगैरह जो है। लेकिन यदि किसी ने ऐसा कह भी दिया तो तुरंत उस तत्व को, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को तुरंत सेना के हवाले। और ये इस तरह के जितने भी गद्दारों को सबक वो मिल जाएगा। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, देशभक्ति का भी है, और देशभक्ति में क्या क्या बाधाएं हैं इसको बड़ी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। और इसी पर काफ़ी बल देते हुए अपने, और इसी से सुख आएगा, सारा कुछ आएगा, सारा कुछ काबिलियत है हमारी, लेकिन सारी काबिलियत हमारी बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। इसलिए इस पर उसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं ज़रूरी अल्फाजों के साथ इस ज़रूरी मीमांसा या तबसरे को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।